नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 23 मई और आज हम लोग देखेंगे दैनिक क्विज में हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित दर्शन और उनके संस्थापक के रूप में कितने पेयर्स यहां पर मिलते हैं उनके बारे में आपको पता लगाना है। इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए, यहां पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो कि मुंबई में है, इसने 9th जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसके उपलक्ष्य में अपने समारोहों की शुरुआत कर दी है। अब यहां पर हमारे लिए योग दिवस इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए 2014 ये जो वर्ष था, इसी वर्ष में यूएनजीए का यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का 69th सेशन चल रहा था। वहां पर भारत ने प्रस्ताव रखा था योग को लेकर कि पूरे विश्व में इससे विश्व भर के जो देश हैं वो इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और इसी वर्ष यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को इंटरनेशनल योग डे जो है वो बनाने का निर्णय लिया था। तो प्रतिवर्ष 21 जून को इसको मनाया जाता है। 2015 में अगर बात करी जाए, फर्स्ट इंटरनेशनल योग दिवस मनाया गया था और भारत के अंदर राजपथ में इसका समारोह हुआ था। आपको यह भी पता होना चाहिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इंडिया ने इसमें अपना नाम स्टैब्लिश किया था। बेसिकली यदि आप योग की बात करते हैं तो योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, एडिशन। और यहां पर एडिशन का मतलब क्या होता है? जो हमारा शरीर है और जो हमारी चेतना है उसका योग। वापस अपने प्रश्न पे लौटते हैं। तो जो योग दर्शन है वो पतंजलि उसके संस्थापक रहे हैं, ये कथन एकदम सही हो जाएगा। जो वैशेषिक दर्शन है इसमें जैमिनी नहीं है, इसके संस्थापक का नाम कणाद है। सांख्य दर्शन कपिल संस्थापक है और न्याय के गौतम। हमसे सही कथन यहां पे पूछे गए थे तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। ओसीआई कार्ड के लिए पात्र हैं एक व्यक्ति जिसके माता भारतीय नागरिक हैं लेकिन उसके पिता संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं, एक 80 वर्षीय महिला जिसके माता और पिता भारतीय नागरिक थे लेकिन उन्होंने 1946 में भारत छोड़ दिया, एक व्यक्ति जिसके माता पिता भारत के नागरिक थे और वह व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बलों में सेवारत है, एक व्यक्ति जिसके दादा दादी ने कनाडा की नागरिकता प्राप्त करने से पहले कुछ समय यानी कि 5 वर्ष से कम पाकिस्तान की नागरिकता ली थी। अब देखिए, ओसीआई कार्ड धारकों की यहां पर जब बात करते हैं तो इसमें आपको पता होना चाहिए गृह मंत्रालय ने इसके लिए कुछ शर्तें लगा रखी हैं, जैसे कि 26 जनवरी को नागरिक बनने के योग्य थे वो, या ऐसा कोई व्यक्ति जो योग्य व्यक्ति जो हैं उनकी संतान हो। अब इसमें से कुछ क्लॉज ये भी होते हैं जैसे कि माता पिता या दादा दादी बात करी जाती है, तो अगर इन्होंने कभी भी पाकिस्तान या बांग्लादेश की नागरिकता हासिल कर ली होगी तो इनके नाती इसके पात्र नहीं होंगे। और यह भी पता होना चाहिए 2015 से जो ओसीआई है इसको पीआईओ में सम्मिलित कर लिया गया था। तो पहला कथन यहां पर एकदम सही हो जाएगा, दूसरा कथन भी यहां पर सही हो जाएगा। तीसरे में देखिए, ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बलों में सेवारत है, यह कथन यहां पर गलत हो जाएगा। और यहां पर पाकिस्तान की अगर नागरिकता ली है तो यह कथन भी यहां पर गलत हो जाएगा। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से कथन सत्य हैं? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडायवर्सिटी थी। भारत में जैव विविधता के लिए समर्पित एक अधिनियम है जिसे 2002 में पारित किया गया था। इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो ये 1993 से यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको मनाया जाने लगा था। यह भी पता होना चाहिए 2011 से लेकर 2020 का ये जो 10 साल का समय था ना, इसको जैव विविधता के दशक के रूप में जाना जाता है। वापस अपने प्रश्न पे लौटते हैं। तो हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, एकदम सही कथन है। इस वर्ष की जो थीम है वो भी एकदम सही है, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडायवर्सिटी। और जैव विविधता के लिए जो हमारे पास अधिनियम है वो वर्ष 2002 में पारित किया गया था। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ई कॉमर्स फर्मों के लिए भारत सरकार के प्रस्तावित विनियमन। विनियमन का मतलब होता है रेगुलेशंस। सीमा पार डेटा विनिमय के लिए विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के विनियमन। यूरोपीय संघ द्वारा अपने नागरिकों के डेटा की सुरक्षा के लिए विनियमन। और नेट तटस्थता, इसके संबंध में यूएसए की सीनेट में प्रस्तावित एक विधेयक। इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए, ये न्यूज चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि यहां पर जो यूरोपियन यूनियन है उसने मेटा को यानी कि फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है उसके ऊपर डेटा ट्रांसफर को लेके, यूरोपियन यूनियन के जो नागरिक हैं उनके डेटा ट्रांसफर को लेके यहां पर कुछ आपत्ति जताई और उसके फाइन की बात हो रही है। परंतु देखा जाएगा अभी आगे कि इस पे ये जो फाइन 1.2 बिलियन का है ये इन पे प्रूफ होता है कि नहीं। अब अगर हम लोग सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन की बात करते हैं तो ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा निकाला गया है। बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने क्या करा है ना, अपने जो यूजर्स हैं, अपने देश के जो नागरिक हैं ना, उनके डेटा को किस तरीके से सिक्योर रखा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का जो डेटा है, जो भी उसका पर्सनल डेटा है, उसको अगर कोई उसकी जानकारी के बिना या उसकी अनुमति के बिना किसी और चीज में यूज करता है या मॉडिफाई करता है तो उस पर जुर्माने की बात भी इस रेगुलेशंस में करी गई है। जो भी यूरोपियन यूनियन के
नागरिक हैं उनको अपने डेटा पर उनका पूर्ण नियंत्रण होगा, और कोई भी कंपनी यदि उनके डेटा को उनकी विदाउट परमिशन यूज करती है या उसको मॉडिफाई करती है तो 20 मिलियन यूरो तक का फाइन उसके ऊपर लगाया जाएगा। यहां तक कि यह भी बोला गया है कि जो भी उसका वार्षिक कारोबार होता है ना, उस वार्षिक कारोबार में जितना भी कारोबार करती है उसके 4% उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। यहां पर एक और चीज आती है, यह भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, राइट टू नो, जानने का अधिकार। जो भी यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश हैं उनके जो नागरिक हैं, उनके नागरिकों को यह जानने का भी अधिकार है कि भाई मेरा डेटा किस औचित्य के लिए यूज हो रहा है और कौन कंपनी उसको मॉडिफाई कर रही है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो वापस अपने प्रश्न पे लौटेंगे तो अब आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। इसका परफेक्ट आंसर है सी, यूरोपीय संघ द्वारा अपने नागरिकों के डेटा की सुरक्षा के लिए रेगुलेशंस यानी कि विनियमन। 2017 की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आया था, भारत में हिमालय का विस्तार केवल 5 राज्यों में है, पश्चिमी घाट का विस्तार केवल 5 राज्यों में है, पुलिकट झील का विस्तार केवल 2 राज्यों में है। देखिए, जब भी हम लोग भारत में हिमालय का विस्तार की बात करते हैं तो यहां पर देखिए नीति आयोग का एक आर्टिकल है, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 12 भारतीय राज्य ऐसे हैं जहां पर हिमालयी पर्वत का विस्तार है, जैसे कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और असम। और यहां तक कि जो पश्चिम बंगाल की आप बात करोगे ना, तो उसमें दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, इन दोनों जगह भी हिमालय का विस्तार है। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। जब हम लोग पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट जो है उसका विस्तार की बात करेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तो 6 राज्य यहां पर आ जाएंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। पुलिकट झील जो है ये आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिलेगी, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा। तो हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 3। अब देखिए, आज के तथ्य पे इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल था जिसमें लिखा हुआ है जलवायु परिवर्तन का आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसमें कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर यह बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है उस पे हमारी जो इकोनॉमी है यानी कि अर्थव्यवस्था है, ठीक है, जो जीडीपी है और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेसिकली यहां पर कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए जानना आवश्यक हो जाता है। इनको आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। देखिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इसने अनाउंस किया है कि आने वाले 5 वर्षों में जो पूरी पृथ्वी का ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें राइज देखने को मिलेगा। और इसी ग्लोबल टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो जो हीट वेव आ रही है ना, आप देखोगे भारत में भी इसका प्रकोप था, यूरोपीय देशों में भी था, तो इसके आने के और ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे। प्लस एल नीनो, इसके भी चांसेस बढ़ जाएंगे। 1970 से लेकर 2021 तक ऐसा देखा गया है टोटल 12,000 जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको रिपोर्ट करा गया है, जिसमें से लगभग 2 मिलियन लोगों की यहां पर डेथ हुई है और 4.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, बहुत बड़ी रकम है। इतनी इकोनॉमी का पूरे वर्ल्ड में लॉस देखने को मिला है। जो मैं फैक्ट यहां पर लिखता जा रहा हूं ना, वो प्लीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यहां पर थोड़ा सा इस चार्ट को समझते हैं। सबसे पहले चार्ट 1 को देखिए। यहां पर एनुअल टेम्परेचर जो इंडिया का है 1901 से लेकर 2021 तक का, तो 1901 में आप देखोगे जो टेम्परेचर रहता है और 2021 में जो टेम्परेचर है, देखिए कितना ज्यादा इसमें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। अगर लास्ट केवल 20 ईयर की बात करेंगे ना, तो उसमें ही ये ग्राफ ज्यादा तेजी से बढ़ा है। अब जब ये तापमान बढ़ता है ना, तो यहां पर जो मॉनसून है इसमें भी अनियमितता देखने को मिलती है। यहां पर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अगर 1975 से बात करें ना, तो भारत में जो फ्लड्स हैं यानी कि जो बाढ़ है और जो तूफान है, स्टॉर्म, ये बहुत ज्यादा आए हैं। और जहां पर बोलते हैं ना ड्रॉट कंडीशंस यानी कि सूखा पड़ना और हीट वेव, ये उतनी भारत को प्रभावित नहीं कर रही हैं जितनी बाढ़ और स्टॉर्म प्रभावित कर रहे हैं। और इसके पीछे ना सबसे बड़ा कारण है यहां पर साइक्लोन्स का। यहां पर बताया जा रहा है कि 1975 के बाद जो साइक्लोन्स आने की प्रवृत्ति है भारत में ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो होता है 2021 का, उसमें भी भारत को किस पोजीशन में रखा गया है? 7th पोजीशन पे। अब ये जो इंडेक्स आता है ना, वो ये बताता है कि भारत जो है क्लाइमेट चेंज को लेके ना कितना ज्यादा असुरक्षित है, तो उसमें हमारा 7वीं पोजीशन है। इसी प्रकार जरा चार्ट 2 पे नजर डालिए। चार्ट 2 में ना हमारे भारत की जो ये भौगोलिक स्थिति है, इसमें आप देखो ध्यान से, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हर जगह ना अलग अलग टाइप के डिजास्टर आने के चांसेस हैं। जैसे आप ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, ठीक है, इस वाले पोर्शन में ना यहां पर बताया गया जो ग्रेट हिमालयाज वाला पोर्शन है, यहां पर लैंडस्लाइड होना, जो बादलों का फटना जिसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, या ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होना, इससे आपदाएं आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जब हम लोग रेड वाले जोन की बात करते हैं तो यहां पर हीट वेव आती है, जिसके कारण से
अधिकतम उत्तर भारत जो है इसकी चपेट में आ जाता है। जब हम लोग गंगा के मैदान की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है बाढ़ से, इसके अलावा हीट वेव से। जो आप ये प्रायद्वीपीय पठार देख रहे हैं ये भी हीट वेव से सबसे ज्यादा ग्रसित होता है। और हीट वेव, अब यहीं पर आपको सतपुड़ा वगैरह के घने जंगल मिलेंगे तो यहाँ पर फॉरेस्ट फायर भी देखने को मिलेगा, प्लस सूखा भी यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो ये अलग अलग भारत के मैप को ना अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं से दर्शाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में जरूर यूज करिएगा। अब यहाँ पर ना सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग जरा करते हैं एम्प्लॉयमेंट की और जीडीपी की। तो यहाँ पर बताया जा रहा है भारत में, आपको पता होगा जो सर्विस सेक्टर है भारत का, ठीक है, सबसे ज्यादा उसी में जॉब्स होती हैं। और सर्विस सेक्टर में आप देखोगे सबसे ज्यादा कंप्यूटर का, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। और भारत में इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा किससे डेवलप होती है? 70% लगभग ये हमारे जीवाश्म ईंधन से डेवलप होती है। और इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है। तो जितना ये सेक्टर बूम करता जा रहा है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है। और जितना विद्युत की डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पर कोयला उत्पादन हमको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो कोयले से उत्पादन जब बिजली का हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनका एमिशन होता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं। अब राइटर यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम इसको कम कर देंगे ना, हम कम करने का मतलब है कि हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ जाने का प्रयास करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी जो इकोनॉमी कंडीशंस है वो क्या होंगी? वो प्रभावित होंगी। भाई नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से आप एकदम से इतने बड़े सेक्टर की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये जो सर्विस का सेक्टर है ये उत्पादन यहाँ पर क्या होगा? कम होने लगेगा। उत्पादन कम होगा तो इसका डायरेक्ट असर कहाँ पे पड़ेगा? इकोनॉमी पर। और जब इकोनॉमी पर असर पड़ता है, इकोनॉमी हमारी कमजोर होती है, तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी जो है वो क्या होगी? बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर बताते हैं कि जिस तरीके से हीट वेव जो है ना ये लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसके कारण ना बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर जाने का संकेत मिलता है। कम से कम यहाँ पर बात करी जा रही है 34 मिलियन जॉब्स जो हैं वो लॉस हो जाएंगी हीट वेव के कारण। और ये कब तक का आंकड़ा है? ये 2030 तक की बात करी जा रही है। अब चूंकि यहाँ पर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो सी लेवल है वो भी क्या करेगा? राइज करेगा। तो सी लेवल राइज करने से जो हमारे कोस्टल के एरिया हैं, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन पर भी असर पड़ेगा। ये कोस्टल लैंड अगर सबमर्ज हुआ सी में तो यहाँ पे भी लोग विस्थापित होकर दूसरी जगह पर जाएंगे। तो दूसरी जगह के जो संसाधन है, ठीक है, उनका भी जो बंटवारा है वो स्टार्ट होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क देखने को मिलेगा। तो ये था इस पूरे आर्टिकल का सार जो मैंने आपको बताया। चलिए आज मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मैंने आपको बताया, मेरे को बताइए इस वर्ष की थीम क्या है इसकी। और दूसरा प्रश्न है मिशन लाइफ, ये क्या है? दोनों का उत्तर कमेंट सेक्शन में करिएगा। तो आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी डेली क्विज के अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।